गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ गोड्डा में। आज मैं शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का हिंदी मीडियम चैप्टर 1 जीव जगत, इंग्लिश में बोले तो द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग शुरू में जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग उसको भी जान लेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला चीज देखेंगे कि जीव क्या है, तो जीव किसको बोलेंगे। फिर जीव में आएगा दो टाइप, सजीव और निर्जीव। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको सजीव बोलेंगे किसको निर्जीव बोलेंगे। जिसको सजीव बोलेंगे उसके क्या अभिलक्षण होने चाहिए, उसको कौन सा अभिलक्षण होगा जिसके आधार पर हम उसको सजीव को सजीव बोलेंगे और निर्जीव को निर्जीव बोलेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग जीव जगत में विविधता, मतलब यहाँ एक से अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो उसमें जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, प्राणी जगत के हो गए, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, उसके बारे में कैसे उसको बांटेंगे वो पढ़ेंगे। फिर हम जानते हैं कि हमारा धरती एक विशाल क्षेत्र है, तो जगह जगह के अनुसार जीवों का नाम बदलता है। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा नाम देने का जिसको कि हम लोग उसी नाम से धरती के किसी भी कोने पे आप चले जाएं तो उसको उसी नाम से जाना जा सके। ऐसे नामकरण को लोग वैज्ञानिक नामकरण बोलते हैं। उसके बाद फिर आएंगे वर्ग की संवर्ग, मतलब कौन कौन से उसको कैटेगरी में बांटेंगे, उसको हम लोग वर्ग की संवर्ग में बोलेंगे। जैसे कि इसका कहने मतलब ये हो गया कि जिसमें स्कूल में पढ़े होंगे क्लास 1 से 10 होता है, यदि फिर ज्यादा बच्चे आ गए तो उसमें सेक्शन बढ़ जाता है, ये चीज लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ग की सहायता साधन। इसमें हम लोग देखेंगे जब हम लोग वर्ग की संवर्ग में जब बांटेंगे जीवों को तो उसमें जो मदद करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग की सहायता साधन। जैसे कि हर्बेरियम हो गया, जैसे बोटानिकल गार्डन है, जैसे गोड्डा के लोग देखे होंगे रामगढ़ रोड में है यहाँ पे गोड्डा बायोडाइवर्सिटी पार्क। वहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कोई भी पेड़ पौधा है उसके आगे एक A4 साइज का लगा हुआ रहता है, उसमें उसका नाम रहता है, साइंटिफिक नेम रहता है, कब खोजा गया, कहाँ खोजा गया, कैसा क्षेत्र में मिलता है, वो सब डिटेल्स रहेगा। इससे हमको क्या फायदा मिलता है, जो नया व्यक्ति देख रहा होता है उसको उस चीज के बारे में दोबारा से खोज करना नहीं पड़ता है, इससे उसको आगे पढ़ने में सहायता मिलता है। अब आते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे, जीव क्या है। जीव का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि जीवन हो। जीवन मतलब देख लेते हैं जीवन क्या होता है। जीवन एक विशिष्ट अणुओं का जटिल संगठन है जो स्वयं को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करता है, जो वृद्धि, विकास, उत्तरजीविता, अनुकूलन तथा जनन के लिए उत्तरदायी है। मतलब जीव क्या है, जिसमें जीवन है। तब हम लोग पता चलता है कि कोई चीज हलचल कर रहा है, कोई चीज मूवमेंट कर रहा है या वृद्धि करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें क्या होगा, जीवन होगा। क्योंकि जो निर्जीव होगा वो तो कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा नहीं। और जब हम लोग जीवन देखते हैं तो इसमें विशिष्ट अणुओं का जटिल संगठन। हमारा शरीर क्या कैसे पदार्थों से बना हुआ है, कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है, जिसमें क्या होता है कुछ अवयव तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मेनली है उनसे मिलकर बनता है, जो आपस में केमिकल इंटरेक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करता है, जो कि वृद्धि दिखाएगा, विकास दिखाएगा, उत्तरजीविता मीन्स पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्स देगा, अनुकूलन यदि मौसम बदलेगा तो वो भी, जैसे परिस्थिति बदला तो वो भी अपने आप को उस चीज के लिए अनुकूल बनाएगा, तथा जनन अपने इसी प्रतिकृति आगे बढ़ाएगा, उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जिसमें ये सब गुण मिल जाए उसमें क्या होगा, जीवन होगा। जिसमें जीवन होगा वो क्या होगा। अब आते हैं जीव का परिभाषा। जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जो सजीवों वाले अभिलक्षण जैसे कि वृद्धि, वृद्धि दिखाएगा, जनन, उपापचय। उपापचय किसको बोलेंगे, हमारे शरीर में जो अनेक क्रियाएं चलती है, जैसे पाचन वगैरह चलती है, तो उसमें लोग पढ़े हैं क्लास 9th 10th में कि जैसे कि मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब क्या हुआ, सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या है, एक एंजाइम है। तो जीव कब सजीव कहा था, जब वहां आपस में जो ऑर्गन से मुंह ही हो गया, तो वहां पे क्या क्या होता है, मुंह में पहले तो दांत चबाएगा, उसको मैकेनिज्म फिजिकली उसको थोड़ा चूर करेगा। उसके बाद क्या होगा कि वहां से जो लाल ग्रंथि वहां से सलाइवरी एमाइलेज वहां से कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करेगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट और सलाइवरी एमाइलेज दोनों का क्या हुआ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ वहां पे, तो उसमें क्या हुआ, वहां पे
फिर वहां से आगे जब बढ़ेगा तो अमाशय में पहुंचेगा। अमाशय में उसी तरह मुंह में क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। अब आते हैं अमाशय में, मतलब इंटेस्टाइन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है। तो उपापचय हम लोग देखते हैं कि वही वहां पे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो उसे सारी प्रक्रिया इस तरह क्या, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो सभी कोशिकाओं में समान समय पे, मतलब अभी ये समय चल रहा है, एक समय पे एक से अधिक कार्य होते हैं, तो उसमें सारी चीज को मिला क्या बोलेंगे, उपापचय बोलेंगे। अब एक बार डिफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। जो सजीवों वाले अभिलक्षण जैसे वृद्धि, जनन, उपापचय तथा मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं जीव कहलाते हैं। मीन्स क्या हुआ, कोई भी जीव पहले क्या किया, जन्म लिया, फिर उसमें वृद्धि हुई, बाल अवस्था से किशोरावस्था, फिर इसी तरह करके लास्ट में क्या आता है, अंत में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये सारा लक्षण जो दिखाएगा वो क्या होगा, उसको हम लोग जीव बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सजीवों को परिभाषित करने वाले अभिलक्षण। मतलब जीव में क्या लक्षण होना चाहिए जिसके कि हम लोग उसको सजीव बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो पहला लक्षण देखते हैं हम लोग, वृद्धि, ग्रोथ। दूसरा जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। तीसरा उपापचय, इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। नंबर 4 कोशिकीय संगठन, मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5 चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस। सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्या है हम लोग का, वृद्धि। हम लोग इसमें चेक करेंगे कि ये लक्षण मतलब सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, हम लोग जो चेक करेंगे। जैसे हम लोग कोई चीज बोले कि वो वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि के साइंस में लोग जब देखेंगे तो क्या हो सकता है कि वो या तो भार के रूप में वृद्धि कर रहा होगा या फिर संख्या में वृद्धि कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि वृद्धि का क्या है, द्वियुग्मी लक्षण है। द्वियुग मतलब, युग मतलब होता है जोड़ा, यानी कि द्विजोड़ा मतलब जोड़े में है। तो क्या क्या है, या तो हम लोग बोलेंगे कि भार में वृद्धि या कमी होती, किस में खेल हो रहा है, भार में, यानी कि उसके वजन में कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है। और दूसरा वृद्धि का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग बोल देंगे सपोज दैट कि हम लोग किसी को बोल दें कि चीनी के बोरे में वृद्धि हो रही है, तब क्या समझिएगा, हो सकता है कोई छात्र ये समझे कि चीनी के बोरे का जो वजन है वो बढ़ रहा होगा, और वही फिर कोई दूसरा छात्र ये समझ रहा है कि चीनी का बोरा जो है और कहीं से और ला रहा हो, तो उससे क्या हो रहा है, चीनी का बोरा की संख्या बढ़ रहा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इससे आपको क्या लगता है, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वृद्धि वाला लक्षण जो है यह सजीव को परिभाषित करने में असक्षम है, मतलब यह सजीव को परिभाषित नहीं कर सकता है। पौधों में वृद्धि वो देखेंगे, पौधों में वृद्धि होती है वो कैसी होती है, जीवन भर होती है, जबकि प्राणियों में एक निश्चित उम्र तक ही होती है। परंतु क्षतिग्रस्त कोशिका, मतलब कहीं यदि कट छट जाए तो वहां की पूर्ति है तो कुछ विशिष्ट ऊतकों में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यदि हम लोग का हाथ है, यदि कहीं पे कट हो गया, यहाँ की कोशिकाएं क्या करती है, यहाँ जो हमारे ऊतक है वो यहाँ की कोशिकाओं बनने के लिए इस साइड की कोशिका इस साइड से रिजेनरेट करेगी और इधर से इधर कर वृद्धि करेगी। जब ये फिलअप हो जाएगा तो ये भर जाएगा, तब ये आपस में जब जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टकराएगी वहां पे एक मैसेज चला जाएगा कि अब वृद्धि नहीं करना, अब रोक दो, यह घाव भर चुका है। तो हम लोग यहाँ यह चीज देखना चाह रहे कि पौधा में जो है क्या होता है, वृद्धि जो होता है वो कैसा होता है, लाइफ टाइम होता है, जबकि इन एनिमल में क्या होता है, कुछ लिमिटेड, कुछ निश्चित उम्र तक ही होता है। जबकि स्पेशल केस में जब हम लोग कहीं कट छट जाए तो वहां उस केस में उस क्षेत्र के विशिष्ट ऊतकों में ही मात्र वृद्धि होगा। अब नीट के लिए एक क्वेश्चन यहां मैं बता दे रहा हूं।
मानव का वह अंग जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सा अंग होता है, मतलब कि उस अंग में सबसे ज्यादा क्षमता होता है कि उस चीज अंग को खुद से रिपेयर कर लेगा। कौन सा अंग है वो, लीवर है। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजेनरेशन की, रीजेनरेशन। और सबसे कम किसमें होता है, क्षमता है पुनरुद्भवन का, पुनरुद्भवन सबसे कम होता है हम लोग का, किसमें होता है, न्यूरॉन्स में, मतलब तंत्रिकीय कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिका में सबसे कम होता है। यदि हम लोग का लीवर डैमेज होता है तो वह वहां पे तुरंत रिपेयर हो जाएगा, लेकिन वही हम लोग तंत्रिका कोशिका यदि डैमेज हो गया, किसी का ब्रेन में चोट लग जाता है तो वह बहुत रेयर है कि वो ठीक हो पाए दोबारा से। उसी तरह सभी जीव वृद्धि करते हैं तो उसमें जीव का तो क्या, वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो कैसे वृद्धि करते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, वो बाय सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा वो वृद्धि करते हैं। अब आप बोलिए कि जैसे एक कोशिका वाला, तो इसमें क्या होता है, यह कोशिका ग्रोथ करता है, लास्ट में ये कट के दोनों इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाती है, मतलब क्या हुआ, 1 से 2 हो गया। अब उसी तरह बहुकोशिकीय में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब बहुकोशिकीय होता है कैसे क्या हुआ, जैसे कि हम लोग का इंसान में, ह्यूमन में, मानव में, इसमें क्या होता है, नर मादा। तो नर का जो कोशिका, जनन कोशिका, वो क्या है, जनन कोशिका होता है इसमें, वो क्या हो गया, शुक्राणु हो गया। और मादा में, मादा जनन कोशिका क्या हो गया, अंडाणु। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें भी क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, क्योंकि ये पहले क्या रहता है हम लोग का गुणसूत्र 2n रहता है, लेकिन जनन कोशिका में क्या रहता है, सिंगल। हम लोग का कहीं भी शरीर का, हम लोग का जो बॉडी है, पूरा बॉडी में गुणसूत्र कितना मिलेगा, 2n मिलेगा, लेकिन शरीर की एकमात्र कोशिका कौन सी कोशिका, जनन कोशिका, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी मिलेगी, आधी, यानी कि सिंगल गुणसूत्र, यानी कि सिंगल n। अब हम लोग देखते हैं कि चलो ये तो सजीव की बात हो गई, अब निर्जीव में देखते हैं। निर्जीव जैसे कि हम लोग पहाड़ वगैरह देखते ही हैं, कोई कहीं क्या होता है, कहीं पे बारिश वगैरह की वजह से पहले छोटा सा पत्थर निकलता है, फिर वो वहां मिट्टी कटते कटते वो पत्थर बड़ा होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्जीव भी क्या कर रहे हैं, वो जो निर्जीव पदार्थ है, वो पहाड़ या पत्थर जो भी है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कैसे बढ़ रहा है, वो उसमें जमाव हो रहा है, जमाव हो रहा है बाहरी पदार्थों का। वो अंदर से बड़ा नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लिया कहीं ये रेत है, मान लिया राजस्थान में ये पत्थर है, इसमें क्या होता है, बोले छोटा सा रहता है ये, फिर धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट होना शुरू होता है चारों साइड से। इसी तरह हम लोग लास्ट में क्या लगने लगता है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है, वो वृद्धि जो होती है, निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, बाहर की ओर से होती है, बाहर की ओर से। जबकि सजीवों में कैसी होती है वृद्धि, अंदर की ओर से। हम लोग खुद का जो शरीर देखते हैं, इसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है, अंदर से ही ना बढ़ रहा है, कोई लाके बाहर से जोड़ तो नहीं दे रहा है, अंदर से ग्रोथ कर रहा है। या तो क्लियर सबको है। अब हम लास्ट फाइनल देख लेते हैं इसका। हम लोग जिस चीज के लिए आए थे कि वृद्धि
सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वृद्धि का मतलब क्या हो सकता है, या तो उसके भार में वृद्धि हो रही होगी, वृद्धि या कमी जो भी बोलेंगे वृद्धि तो क्या समझेगा, एक या तो भार या दूसरा उसकी संख्या यानी कि नंबर। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अतः वृद्धि जो है सजीवों को परिभाषित करने के लिए अपर्याप्त है। मतलब यह सजीवों को परिभाषित अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वृद्धि के सेंस में लोग नहीं बोल सकते कि यह सजीव है या निर्जीव है। अब आते हैं लोग सेकेंड टॉपिक, जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लोग को पता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करता है, मीन्स अपने से समान वो जन्म देता है। तो जनन हम लोग देखते हैं मेनली 2 टाइप्स से होते हैं। पहला लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, दूसरा अलैंगिक एसेक्सुअल। जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले हम लोग को जीव की आवश्यकता होती है, मीन्स नर या मादा। जबकि अलैंगिक में क्या होता है, एकल जनक चाहिए, मतलब कोई भी एक नर हो चाहे मादा हो वो जनन करने के लिए सक्षम होता है। और जो लैंगिक जनन है वो अलैंगिक से बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इवोल्यूशन यानी कि जो विकास यानी कि जो बेहतर बनने की क्षमता जो आती है वो इसमें ज्यादा आती है। इसका मतलब क्या हुआ इवोल्यूशन मतलब कि पहले का जो पर्यावरण था वो कैसा था, पॉल्यूशन उस समय क्या था, नहीं के बराबर था, यानी कि कम था। तो क्या हुआ, हम लोगों के शरीर में धीरे धीरे जो क्षमता है, अभी क्या है, पॉल्यूशन अभी ज्यादा है। तो तभी के व्यक्ति के अभी ला के रखा जाए तो उसमें क्या होगा, उसको दिक्कत होगा सांस वगैरह लेने में। या फिर एक बोला जाए तो यदि आप यहाँ अभी झारखंड क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में रह रहे हैं आपको यदि जम्मू कश्मीर से ठंडे प्रदेश में रख दिया जाए, मतलब आपको वहीं जॉब मिल गया, मतलब आपको पूरा जिंदगी आप वहीं रहना है, तो क्या होगा, आपके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आएंगे, एडेप्टेशन आएंगे। जो आपसे जो बच्चा आएगा उसमें क्या होगा, ठंडा सहने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी। इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लैंगिक का बात हो गया। अब अलैंगिक, अलैंगिक में जैसे कि कवक देखें, उसमें क्या है, इसमें एकल जन पर्याप्त है। इसमें तो हम लोग कवक में देखते हैं अलैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है, करोड़ों बीजाणुकों द्वारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स बोलते हैं, बाय एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। कवक कैसे वृद्धि करता है, करोड़ों बीजाणुकों द्वारा। जबकि यीस्ट एवं हाइड्रा कैसे करते हैं, मुकुलन के द्वारा। और चपटे कृमि जिसमें कि उदाहरण है प्लेनेरिया, वो कैसे करता है, पुनर्जनन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई प्लेनेरिया है, कोई जीव है, यदि उसका ये भाग कट गया या 2 जगह आपने काट दिया, तो हर भाग से वहां से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलेंगे पुनर्जनन। जबकि तंतुमय शैवाल, कवक और मौस में विखंडन होता है, इसमें विखंडित होकर के एक से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो यहां तक क्लियर है आप लोग। हम लोग देखते हैं जनन एक कोशी के जीवों में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, एक कोशी के शैवाल इत्यादि में वृद्धि और जनन में स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक कोशी के जीव है तो उसमें क्या होता है, जब जनन जब हुआ, जनन मतलब क्या हुआ, अपने समान बनाएगा। तो एक कोशिका में पता है हमको कैसे होता है, एक कोशिका बट के 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है, दोनों ही कोशिकाओं में। तो ये क्या हो गई, यह हो गई जनक कोशिका और ये संतति। तो इसमें क्या हुआ, यदि हम बोलेंगे जनन हुआ तो कोई क्या बोलेगा कि 1 से 2, मतलब उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, मतलब वृद्धि हुआ। जनन में क्या है, वहां पे कंफ्यूजन, मतलब उसमें स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता है। और बहुत से जीव जैसे कि खच्चर, म्यूल्स, कामगार मधुमक्खी, वर्कर बी, अनुर्वर मानव युगल
अनुर्वर मानव युगल किसको बोलेंगे? जो मानव युग मतलब नर या मादा जनन करने योग्य सक्षम नहीं है, जैसे कि किन्नर लोग हो गए, या फिर कोई नर या मादा जिसमें कि उसके भौतिक रूप से या फिर उसको बोला जाए जैविक रूप से वह असक्षम है, ऐसे युगल को क्या बोलेंगे? अनुर्वर मानव युगल, जिसका कि बच्चा नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जनन नहीं कर सकते या अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकते, ऐसे लोग क्या बोलेंगे इसको? उनको क्या बोला गया कि जिसमें जनन होगा क्या होगा? सजीव होगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सजीव है लेकिन वो क्या कर रहा है? जनन नहीं कर पा रहा है, इसके बिहार पर हम लोग ये इसको निर्जीव तो नहीं बोल सकते इसको। इसलिए क्या है, जनन सजीवों को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? वृद्धि देखे थे। वृद्धि का क्या लक्षण था? 2 लक्षण था, क्या क्या? भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि। तो दोनों में कंफ्यूजन आया वहां भी, और यहाँ जनन में भी आया कंफ्यूजन। तो मतलब क्या हुआ? वृद्धि और जनन दोनों ही सजीव को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले लक्षण की ओर। अब आते हैं हम लोग अगले लक्षण उपापचय पे। उपापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म। हम लोग को पता है कि हम लोग शरीर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यानी कि रसायन से मिलके बने होते हैं, जो छोटे छोटे अणु मिलके बड़े जैव अणु का निर्माण करते हैं। मूलतः क्या होता है? कार्बनिक में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही सब मिलके बनाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मिलके बनाता है जैव अणु। जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है उन्हें उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि हम लोग का शरीर विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बना होता है, जो कि विभिन्न जैव अणुओं में रूपांतरित होता है, और जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये सब काम होता है उसको उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में एक समय में ऐसी उपापचयी अभिक्रियाएं हजारों एक साथ चलती है, उन्हीं को सम्मिलित रूप से मतलब एक साथ मिला के सारा को क्या बोलेंगे? उपापचय बोलेंगे। क्लियर है? देखते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं शरीर के बाहर भी की जा सकती है। इसका तो क्या हुआ कि उपापचयी क्रियाएं जो हम लोग के शरीर के अंदर जो चल रही है, इसको हम लोग प्रयोगशाला में हम लोग बाहर भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब एक विलगित उपापचयी अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी विलगित अभिक्रिया कैसे होती है? ना तो सजीव होती है और न ही निर्जीव होती है। लेकिन अभिक्रिया कैसे होती है? सजीव ही होती है। तो सजीव जैसा अभिक्रिया होगा वैसा वहां प्रश्नली में भी होगा, लेकिन वो अभिक्रिया ना तो सजीव कहलाएगी ना तो निर्जीव कहलाएगी। अब देखते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का क्या मतलब हुआ? इन विट्रो अभिक्रिया में जिसको बोलेंगे जिसको कि कांच जैसे पात्रों में होता है, मतलब जो अभिक्रिया कांच जैसे पात्रों में करवाया जाएगा उसको इन विट्रो बोलेंगे। लेकिन इसमें अभिक्रिया कैसा होता है? यह अभिक्रिया सजीवों के समान ही होती है। इसलिए उपापचय क्या है? सजीवों के लिए विशिष्ट लक्षण है, मतलब यह उपापचय सजीवों को परिभाषित करता है। इससे पहले क्या था? वृद्धि और जनन, जिसमें क्या था कि वो सजीवों को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन जो उपापचय है, जो सजीव होगा उसमें क्या होगा? उपापचय होगा, क्योंकि उपापचय के फलस्वरूप ही शरीर की कोई क्रियाएं होगी, जैसे कि वृद्धि, विकास, जनन वगैरह सारी चीज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोशिकीय संगठन, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या पता है? कोई भी जीव चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है, जो कि संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से क्या होता है? समान होता है। तो इसका मतलब क्या हो? जो सजीव होगा उसमें क्या होगा? कोशिकीय संगठन होते हुए कोशिका का बना हुआ संरचना से पाया जाएगा। तो यह क्या होगा? अतः यह सजीवों को परिभाषित करता है। मतलब क्या होगा? वृद्धि, जनन दोनों क्या था? परिभाषित नहीं कर पाया था, उसका क्या था? उपापचय। वो क्या किया? परिभाषित किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकीय संगठन। इसमें देखिए कि हम लोग यह सजीवों को परिभाषित कर रहा है। अब नंबर 5 चेतना। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, इसका इंग्लिश है चेतना। चेतना मतलब क्या हुआ? किसी भी पर्यावरण के प्रति उसको महसूस करके जब जीव उसके प्रति उद्दीपन प्रदर्शित करता है। जैसे कि गर्म लगने पे आप अपने आप को ढक लेते हैं, मतलब जैसे कि आप बाहर कहीं धूप में घूम रहे हैं, वहां पे यदि आपको गर्म महसूस हो रहा है, तेज धूप है, तब क्या करते हैं? आपके पास छाता ले लेते हैं या फिर शरीर को ढक लेते हैं, मतलब छाया में चले जाते हैं। इसी तरह या फिर कभी आग लग गया तो आप क्या खड़े होकर देखते हैं या फिर आप वहां से भागना शुरू करते हैं। तो यही है, सभी जीव अपने पर्यावरण को महसूस कर उनके प्रति उद्दीपन प्रदर्शित करते हैं चेतना में। यह उद्दीपन किसको बोलेंगे?
किसी के क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना, उसको हम लोग उद्दीपन बोलते हैं। तो चेतना में वही है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण को महसूस कर उनके प्रति उद्दीपन दिखाना, उसको क्या बोलेंगे? चेतना बोलेंगे। जैसे कभी बारिश का मौसम होगा, देखिएगा आप लोग कि भेड़ बकरी गाय बकरी जो भी है वो भागना शुरू कर देते हैं। यह उद्दीपन भौतिक का मतलब कि यदि सपोज दैट आपका पर्यावरण में, आपके किचन में आप घुसे थे, वहां गलती से कोई चाकू आप ही की तरफ सीधा करके रखा हुआ था, मतलब पट्टी, आप नजदीक गए, वहां पे आपने वहां टच किया, तो जैसे टच किया आपको वहां उसका पॉइंट पे आपको चुभा, मतलब दर्द हुआ, तो वहां से क्या हुआ? आपने हाथ अपना हटा लिया। तो ऐसा क्या है? यह भौतिक है। और रासायनिक जो कोशिकीय स्तरों पे होते हैं, जैसे कि सोडियम लेवल अप डाउन होता है, सोडियम लेवल अप डाउन हो सकता है कोशिका में, सोडियम मैग्नीशियम जितने एलिमेंट है उससे, तो उसे रासायनिक हो सकती है। और तीसरा है जैविक। जैविक का मतलब क्या हुआ? जिराफ जो था पहले उसका गर्दन कैसा था? छोटा था, लेकिन जैविक रूप से हम कहने मतलब ये हो गया कि जैसे से उसका प्रैक्टिस में आया कि हमको मतलब गर्दन ऊंचा करके वो अधिक हाइट वाले पत्तों को खाना शुरू किया, तो उसका हैबिट में आ गया। हैबिट में जब आया तो उसके गर्दन की लंबाई में भी ग्रो हुआ, अधिक लंबा हो गया। तो ऐसा परिवर्तन क्या बोलेंगे? जैविक उद्दीपन हुआ। तो चेतना मतलब वही हुआ कि हम लोग उसको भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से उद्दीपन प्रदर्शित करेंगे तो उसको चेतना बोलेंगे। अब धरती में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें कि क्या होती है? स्वचेतना होती है। स्वचेतना मतलब खुद से सोच सकता है, खुद से सोचने की क्षमता होती है इसमें, सोचने की क्षमता। मानव में खुद से सोचने की क्षमता इसी कारण तो मानव में, जैसे कि हम मानव तो हम लोग को टेंशन बना रहता है कि आज हम लोग क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। अभी से मतलब आप लोग जो 10 से 11th आ गए हैं, तभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमको इंटर करना पड़े अच्छा से, उसके बाद किसी का मेडिकल ख्वाब होगा, किसी का इंजीनियरिंग होगा, किसी का और कुछ होगा। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? प्री प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब आज मेरा जो दिन गया कल कैसे, मतलब अभी सोच रहे हैं, मतलब आप में मतलब अपने आप से सोचने की क्षमता है। जबकि जानवरों में क्या होता है? यह क्षमता नहीं होती है, बस खाया पिया मस्त। लेकिन मानव ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक कोशिकीय संगठन में सजीव परिभाषित किया और चेतना भी परिभाषित कर ही रही है। लेकिन अब इसमें एक केस आता है, यदि कोई व्यक्ति कोमा में हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में, बस मशीनों के सहारे उसको जिंदा रखा गया है, यह एनसीईआरटी का है, तो उसको हम लोग सजीव बोलेंगे या निर्जीव बोलेंगे? मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव या निर्जीव, क्या बोलेंगे? जब व्यक्ति कोमा में है उसमें क्या है? स्वचेतना उसमें, मतलब अपना जो क्षमता है वो स्वचेतन की क्षमता वो उसमें अभी नहीं है, परंतु क्या हो रहा है? वो प्रदर्शित तो नहीं कर पा रहा है स्वचेतना को, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? अंदर उपापचय तो चल रहा है। इसमें क्या है? कोशिकीय संगठन मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो है। तो इसको क्या मतलब वो कोमा में जो व्यक्ति है वो कैसा है? अभी भी सजीव है। तो उसका मतलब क्या हो गया? हम लोग देखते हैं कि जो वृद्धि था, वृद्धि और जनन सजीव को परिभाषित नहीं कर सका, जबकि उपापचय कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, संगठन मतलब कोई चीज बना हुआ, तो किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ। तो उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना, ये तीनों क्या कर रहा है? सजीव को परिभाषित कर पा रहा है, ये लक्षण। तो हम लोग कितना टोटल लक्षण देखे? 5 लक्षण देखे, जिसमें से 2 तो परिभाषित नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये 3 परिभाषित कर पा रहा है। तो याद रह जाएगा। अब तो टेंशन मत लीजिए, क्लास 11th में हर चीज 2 बार जरूर आएगा पूरे सिलेबस में, और मैं आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको क्लास के वहीं आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीव जगत में विविधता मीन्स डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत में विविधता, जीव जगत मतलब समझ गए जिस जगत में सजीव रहते हैं। विविधता का मतलब एक से अधिक प्रकार,
क्योंकि यहाँ जीव क्या है, सभी अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसमें वही पढ़ेंगे। तो अभी तक 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजा जा चुका है, जिसका कि पहचान हो गया है, उसको नाम दिया जा चुका है। ये सारा चीज एनसीईआरटी बुक का है। ये वाला नीट का क्वेश्चन है, आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि अब तक कितने स्पीसीज खोजे जा चुके हैं। कितना खोजा जा चुका है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक, जिसमें से 1.2 मिलियन लगभग क्या है, एनिमल्स का स्पीसीज है, जबकि 0.5 मिलियन पौधे के स्पीसीज है। प्रत्येक वर्ष 15,000 नए स्पीसीज की खोज होती है हर वर्ष, और अनुमान लगाया गया है कि 5 से 30 मिलियन स्पीसीज इस धरती पर हो सकते हैं, जिसमें से अभी बहुत सारा खोजा जा चुका बाकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण। जैसा कि नाम से ही क्लियर है हम लोग कि नामकरण है तो मतलब नाम रखने की प्रक्रिया हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तो हम जानते हैं कि सभी जो जीव है उसका नाम जो है स्थान और भाषा के अनुसार बदलता है। जैसे कि यहाँ प्याज को हम लोग प्याज ही बोलते हैं, वही मुंबई तो इसको कांदा बोलते हैं। चीज क्या है, एक ही है। तो वही है, सभी जीवों के नाम स्थान और भाषा के अनुसार बदलते हैं। तो क्या जरूरत पड़ा यहाँ पे कि हम लोग को कोई एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे कि धरती के किसी भी कोने में चले जाएं वहां पे उस चीज का नाम बस वही रहे। इससे हम लोग को पढ़ने में, स्टडी करने में या फिर उस चीज को खोजने में आसानी मिलेगा। क्योंकि हम लोग को सभी भाषाएं नहीं आती है, लेकिन एक ऐसा नाम हम लोग चुन सकते हैं जिससे कि हम लोग सारा जो हम लोग प्लेनेट है उस पर हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन नोमेनक्लेचर का, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी स्पीसीज का नाम विश्व के सभी जगह पर एक ही रहे। मतलब कोशिश क्या रहेगा कि उस स्पीसीज का नाम सभी जगह पे एक ही रहे। उस विशिष्ट मानक मतलब नाम रखेंगे तो उसका कोई नियम होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, उसे बोलते हैं विशिष्ट मानक। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी स्पीसीज का नाम विश्व के सभी जगह पर एक ही रहे, उस विशिष्ट मानक के अनुसार उस जीव का नाम भी विशिष्ट हो, मतलब स्पेशल हो, कि वो जो जीव का उस नाम है उस नाम का कोई अदर जीव ना हो, लेकिन उस नाम से हम बस उसी जीव को ही जानेंगे। तो इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी स्पीसीज का नाम विश्व के सभी जगह पर एक ही रहे, उस विशिष्ट मानक के अनुसार उस जीव का नाम भी विशिष्ट हो, उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर का सीधा सीधी मतलब है कि नामकरण की प्रक्रिया। यह नामकरण तभी संभव है जब जीव का पहचान और वर्णन क्या हो, सही से हो। यदि आप किसी को लोकेशन बताइएगा, जब तक आप सही मतलब गाइडेंस नहीं कीजिएगा तो वो क्या होगा, सही नहीं होगा। इसी तरह नाम रखने के लिए हमें उस जीव की पहचान और उसका वर्णन सही मिलना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्गीकरण पे। वर्गीकरण इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरल अवलोकनीय लक्षण, अवलोकनीय मतलब कुछ सामान्य जो देखे जा सकते हैं, वैसे लक्षणों के आधार पर जीवों को उचित वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। मीन्स क्या हो गया कि कोई भी जीव है, उसके कुछ जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, वैसे लक्षणों के आधार पर हम उसे उसके उचित वर्ग में वर्गीकृत करते हैं, उसे वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक अलग अलग जीव का अलग अलग स्टडी कर पाना मुश्किल है। तो हम लोग क्या कैटेगराइज करके हम लोग उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग, यदि क्लास स्कूल में लोग चले कहीं विजिट करते हैं स्कूल पे, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पकड़ के पूछते हैं क्या, नहीं ना। हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं बच्चा या तो एज वाइज बांट लेंगे, या जेंडर वाइज बांट लेंगे, या रोल नंबर वाइज बांटेंगे, या क्लास वाइज बांटेंगे। मतलब कोई ना कोई हम लोग का क्राइटेरिया होगा स्टडी करने के लिए। तो वैसे हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, संवर्ग या कोटि। इसको इंग्लिश में कैटेगरी बोलते हैं। यह जीव के स्पीसीज के स्तर को बतलाता है।
मतलब ये जीव के स्पीसीज के स्तर को बतलाया कि वह कौन सा लेवल का जीव है। प्रत्येक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक यूनिट के रूप में कार्य करती है और उसे टैक्सोन के रूप में प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक यूनिट, टैक्सोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, टैक्सोनॉमिक, इसका मतलब हिंदी में हो गया वर्गीकरण विज्ञान। तो मतलब क्या हुआ, कैटेगरी यहाँ पे टैक्सोनॉमी मतलब वर्ग की विज्ञान के रूप में उसका जो यूनिट है उसके रूप में कार्य कर रही है, और वहां पे प्रत्येक जो जीव को दिखा रही है वो जीव क्या है, वहां पे उस कैटेगरी के लिए टैक्सोन है, मतलब कि वह उसका रिप्रेजेंटेटिव है। मान लिया क्लास 9 से कोई बच्चा ए को यदि हम उठा के ले आए, क्लास 9 का बच्चा है, वो क्लास 9 का बच्चा है, तो मेरा ए क्या हो गया, टैक्सोन हो गया। यदि हम ए के पास जो बुक मांगेंगे वो क्या होगा, उस क्लास में वह बुक सभी बच्चों के पास होगा, तो क्या होगा, ये जो बच्चा है वो क्या होगा, क्लास 9 के लिए टैक्सोन हो गया। उसी तरह यहाँ पे उस कैटेगरी के लिए कोई भी जीव उस टैक्सोनॉमिक यूनिट का टैक्सोन हो गया। हम लोग टैक्सोन देखते हैं, यह क्या है, यह वास्तविक जीवों के समूह को प्रदर्शित करता है जो उचित कैटेगरी में रखा जाता है। मान लिया हम लोग कुत्ता को लेते हैं, डॉग, डॉग क्या है, एक मेमल है, मेमल, मेमल मीन्स क्या हुआ, जिसके कान बाहर की ओर होंगे, जिसके शरीर पे बाल होंगे और जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। मेमल का हिंदी क्या हो गया, स्तनधारी। तो डॉग क्या हो गया, मेमल हो गया। तो मेमल वाली कैटेगरी में क्या होगा, डॉग मेरा टैक्सोन हो जाएगा। अब इसी तरह टैक्सा, टैक्सोन ये हो गया मेरा सिंगुलर, मतलब इसमें एक जीव, और जब टैक्सा आएगा, टैक्सोन में एक कैटेगरी को दिखाएगा, टैक्सा में एक से अधिक लेवल को दिखाएगा। तो टैक्सा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या पता है डॉग कैसा है, मेमल है, डॉग मतलब कुत्ता एक स्तनधारी है, डॉग इज मेमल एंड मेमल्स आर एनिमल्स, मतलब कुत्ता एक स्तनधारी जीव है और सभी स्तनधारी क्या है, जीव है। यही ना हुआ इसका मतलब, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन देखा और कैटेगरी देखा, टैक्सोन देखा और टैक्सा देखा, तो यहाँ तक सभी क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन देखा, टैक्सोन देखा, टैक्सा देखा। अब आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी पे। टैक्सोनॉमी का हिंदी क्या है, वर्गीकरण विज्ञान। कुछ अभिलक्षणों के आधार पर सभी सजीवों को विभिन्न टैक्सा में, टैक्सा मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ कैटेगरीज, मतलब बोला जाए तो कैटेगरी का जो लेवल है उसका जो ग्रुप है उसको हम लोग टैक्सा बोलेंगे। उसका सिंगुलर क्या था, टैक्सोन था, उसमें कोई एक ही कैटेगरी हम लोग बताएंगे, जबकि टैक्सा में एक से अधिक कैटेगरी को। तो इसका डिफिनेशन है, कुछ अभिलक्षणों के आधार पर सभी सजीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया जाता है, यह प्रक्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आसान भाषा में कि जीवों को पहचान कर उन्हें उपयुक्त कैटेगरी में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान कैसे करते हैं हम लोग, कुछ अभिलक्षण को देख के उसको उपयुक्त कैटेगरी में बांटने की प्रक्रिया को, मतलब जीवों को पहचान कर उन्हें उपयुक्त कैटेगरी में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी की प्रक्रियाएं। अब आते हैं कि मतलब टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप इसका कैरेक्टराइजेशन या हिंदी में लक्षण वर्णन या विशेषीकरण। कैरेक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि हम लोग किसी जीव को देखेंगे, पहले उसका लक्षण देखेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि वो उसका 2 हाथ है, 2 पग, मतलब जैसा है वो, उसके बारे में हम लोग एडजेक्टिव उसको वर्णन करेंगे। अब आते हैं सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन पे। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले से ज्ञात जीव, मतलब पहले से कोई जीव को हम लोग खोजा जा चुका है, उससे कंपेयर करके जो अभी हम जीव देखें उसका तुलना करते हैं कि उससे कितना ही मिलता जुलता है, इसमें तुलना किया जाता है पहचान करना में। अब आते हैं तीसरा स्टेप क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब क्या हो चुका, लक्षण वर्णन हो चुका है, उसका पहचान हो गया है। अब हम लोग आसान है
कि पहले से जो ज्ञात जो जीव है वो जिस वर्ग में है उसे मिलता जुलता है या फिर उससे अलग है कुछ, तो कितना अलग है उसको कौन सा कैटेगरी में रखना सही होगा। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। अब आते हैं इसका लास्ट स्टेप। अब जब सब हो गया तो लास्ट स्टेप नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण में जब हम लोग क्लासीफाई पहचान लिए उसको, तुलना कर लिए उसको, उसके बाद वर्गीकृत कर दिए, उसके बाद उसको अब नाम देने की बारी आती है। तो नाम देने की बारी में हम लोग कौन सा नाम देंगे उसको, लोकल नेम नहीं देके उसको देते हैं साइंटिफिक नेम देते हैं, ताकि क्या हो, वर्ल्ड के हर जगह पे उसका नाम एक ही रहे उस जीव का। आप लोग यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9341120227। केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।